वेलकम स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का कैप्सूल सीरीज़ के अंतर्गत चलने वाली फटाफट केमिस्ट्री रिवीजन क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, इस सीरीज़ में हम सभी लोग चैप्टर्स को 4 या 5 वीडियोस में पूरा समअप करने की कोशिश करते हैं। जितने भी बोर्ड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस को विथ कंप्लीट कॉन्सेप्ट के मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। जो भी बच्चे आज से इस वीडियो को देखना स्टार्ट किए हैं उन सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वो कैप्सूल सीरीज़ के अंतर्गत अल्कोहल या इससे पहले जितने भी वीडियो मैं आपके अपलोड कर चुका हूं उनको स्पेशली देख लें, क्योंकि वो बोर्ड एग्जामिनेशन को ध्यान में रख कर के ही बनाया गया है। और उस सीरीज़ को देखने के बाद जब आप एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करोगे तो मुझे पूरी उम्मीद है 80-90% तो आपको सीरीज़ से ही मिल जाने वाला है। बस आप गैप मत करिए, साथ में लिखते चलिए। केवल देखने से चीज़ें नहीं आती हैं, साथ में थोड़ा प्रैक्टिस ज़रूरी है। आप अगर प्रैक्टिस करते हो तो आप बहुत अच्छा, बहुत जल्दी अचीव कर ले जाओगे, बहुत जल्दी क्वेश्चंस आपके सॉल्व होंगे। जिन्होंने पढ़ा है ठीक है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है ये। जिन्होंने पढ़ा हुआ है उन सभी लोगों को रिवीजन करने में मज़ा आ जाने वाला है। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट फटाफट क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, मैंने एक सन लिखा है 2010। क्यूमीन से फिनॉल बनाने की अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। बच्चों को क्यूमीन का फॉर्मूला ही नहीं आता है। क्यूमीन से फिनॉल बनाना, ये फिनॉल बनाने की एक विधि है। क्यूमीन से फिनॉल, सबसे पहले याद रखिए बेंजीन पर हम आइसोप्रोपिल ग्रुप लगा रहे हैं। ये बेंजीन है, इस पर हम कौन सा ग्रुप लगा रहे हैं? आइसोप्रोपिल। देखो ये ग्रुप जो लगाया हुआ है इसको बोलते हैं आइसोप्रोपिल, ठीक है। तो इसका नाम हो गया आइसोप्रोपिल बेंजीन, जिसको हम बोलते हैं क्यूमीन। इसी का नाम होता है क्यूमीन। आइसोप्रोपिल बेंजीन को हम वायु की उपस्थिति में ऑक्सीकृत कराते हैं, मतलब केवल वायु की उपस्थिति में खुला छोड़ देते हैं या हल्का सा आप कहिए तो गर्म कर देंगे तो हमको मिलेगा क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। देखो इस तरह का कंपाउंड आपको मिलने वाला है, क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। ये जो O2 है पूरा का पूरा इंसर्ट हो गया इसमें, इसको हम बोलेंगे क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। अब ये जो क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड मिला है इसको हम जल अपघटन कर देंगे तनु अम्ल की उपस्थिति में, तो हम देखेंगे कि 2 कंपाउंड्स हमको मिल जाते हैं। एक कंपाउंड्स का नाम होता है फिनॉल और दूसरे कंपाउंड का नाम होता है एसीटोन, CH3CO CH3, जिसको हम बोलते हैं एसीटोन। इसका नाम है एसीटोन और इसका नाम है फिनॉल। तो देखो क्यूमीन को वायु द्वारा ऑक्सीकृत कराने पर क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड मिलता है, और हाइड्रोपरऑक्साइड जो मिला है क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड, उसका तनु अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटन जब कराते हैं तो हमें फिनॉल प्राप्त होता है और साथ में एसीटोन प्राप्त होता है। ये फिनॉल बनाने की इंडस्ट्रियल प्रोसेस है। लार्ज स्केल पर हम फिनॉल का निर्माण इस तरीके से करते हैं। आप कहोगे लार्ज स्केल पर करते हैं तो क्यूमीन लाते कहाँ से हैं? तो देखो क्यूमीन बनाने का एक मेथड है, मैं आपको एडिशनल बता रहा हूँ कि हमारे पास ये बेंजीन है, इस बेंजीन पर हम रिएक्शन किसकी कराएंगे? प्रोपीन की। किसकी कराएंगे? प्रोपीन की। उपस्थिति ले लेंगे अम्ल की। किसी भी अम्ल की उपस्थिति में अगर हम बेंजीन की क्रिया प्रोपीन से कराते हैं तो हम लोगों को मिलता है आइसोप्रोपिल बेंजीन, और इस आइसोप्रोपिल बेंजीन का ही नाम होता है क्यूमीन। तो बेंजीन की रिएक्शन प्रोपीन से कराने पर पहले मिलती है क्यूमीन, और इस क्यूमीन पर वायु द्वारा ऑक्सीकरण करने पर मिलता है क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड, और क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड का तनु अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटन कराने पर हमको मिलता है फिनॉल और एसीटोन। इससे दोनों ही प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो क्यूमीन से एसीटोन बनाने के लिए भी पूछ सकता है, क्यूमीन से फिनॉल बनाने के लिए भी पूछ सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड का पूछा गया क्वेश्चन है, लिख करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये फिनॉल बनाने की एक विधि भी है। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेटजेफ का नियम अल्कोहल का उदाहरण लेते हुए समझाइए। देखो सेटजेफ का नियम आप पढ़ चुके हो हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स में। सेटजेफ का नियम लगाते हैं, हमें यहाँ अल्कोहल का उदाहरण लेते हुए सेटजेफ लगाना है। सिंपल क्वेश्चन है। देखो मैं एक उदाहरण लेता हूँ, CH3 CH2 CH
OH एंड CH3। ये हमारे पास कोई एल्कोहल है, इसका नाम आप लिख दीजिए IUPAC 1 2 3 4, 4 कार्बन है, OH ग्रुप 2 नंबर पर है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटेन 2 ऑल। इसका नाम हो गया ब्यूटेन 2 ऑल। अगर हम कोई एल्कोहल लें और उसको सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में 170 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर गर्म करें, तो आपको पता है निर्जलीकरण होता है। एल्कोहलों का क्या होता है? निर्जलीकरण। एल्कोहल में से क्या निकलता है? जल का अणु निकलता है। तो एल्कोहल में से जल का अणु निकलेगा कैसे? तो एक तो हट जाएगा OH ग्रुप, और H2O में क्या होता है? HOH। तो OH तो मिल गया यहाँ से। अब बात आती है H कहाँ से मिलेगा? तो H जिस कार्बन से OH लगा है उसके बगल वाले कार्बन से मिलेगा, मगर बगल वाले कार्बन में ये भी बगल वाला है और ये भी बगल वाला है। इसमें कितने हाइड्रोजन है? 2। तो यहीं से निकलेगा, जहाँ कम होते हैं H वहीं से निकलता है, जहाँ ज़्यादा होते हैं वहाँ से H नहीं निकलता है। तो हम क्या बोलते हैं? एल्कोहलों का, ध्यान रखना, हम भाषा लिखेंगे, क्या लिखेंगे? एल्कोहलों का निर्जलीकरण जब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में 170 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर कराया जाता है, तो OH के संगत हाइड्रोजन उस निकटवर्ती कार्बन से निकलता है जहां हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। पुअर बिकम पुअरर, जो गरीब होता है वो और गरीब हो जाता है। इसको हम बोलते हैं सेटजेफ का नियम। अब आप बताओ, अगर सेटजेफ का नियम हम लगाएं तो हमें प्रोडक्ट कौन सा मिलेगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। जब हमारा H यहाँ से निकल गया, OH यहाँ से निकल गया, तो डबल बॉन्ड यहीं आ जाएगा ना, तो हमने यहाँ लगा दिया। इसका नाम क्या होगा? ब्यूट 2ईन। तो ब्यूट 2ईन बनेगा मुख्य उत्पाद के तौर पे। मुख्य उत्पाद हमारा क्या बनेगा? ब्यूट 2ईन। थोड़ा बहुत मान लो यहाँ से H निकल गया होगा, थोड़ा बहुत मे बी चांस की बात है, तो हम लोगों को क्या मिलेगा? ब्यूट 1ईन। इसका नाम क्या होगा? ब्यूट 1ईन। और ये होगा द्वितीयक उत्पाद, द्वितीयक उत्पाद, सेकेंडरी प्रोडक्ट। इसकी परसेंटेज बहुत कम होगी, मान लो ये है 98%, तो ये मिलेगा मात्र 2%। ठीक है, दोनों को लिखना चाहिए, मुख्य उत्पाद और द्वितीयक उत्पाद, मेन प्रोडक्ट और सेकेंडरी प्रोडक्ट के तौर पर हमें इसको इंडिकेट करना चाहिए। फिलहाल आपसे जितना क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर क्या होगा? आपसे बोला गया सेटजेफ का नियम एल्कोहल का उदाहरण लेते हुए समझाइए। तो पहले आप 2 लाइन की भाषा लिखोगे कि जब एल्कोहलों का निर्जलीकरण सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में 170 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर कराया जाता है, तो OH के संगत हाइड्रोजन उस निकटवर्ती कार्बन परमाणु से निकलता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। ये उदाहरण लोगे, ये समीकरण लिखोगे और हमारा आंसर यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों को सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हमारा हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, 2010 में ये भी पूछा गया है। अब हम बात कर लेते हैं थर्ड क्वेश्चन की। देखो तीसरा क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है ईथर पर क्लोरीन की अभिक्रिया समझाओ। देखो ईथर में हम लोगों को जो ईथर पढ़ना होता है उसका नाम होता है डाईएथिल ईथर। ये होता है डाईएथिल ईथर, हम लोगों को यही ईथर डिटेल में पढ़ना है। वैसे तो कई सारे के ईथर हो सकते हैं, मगर हमें पढ़ना है डाईएथिल ईथर। तो डाईएथिल ईथर पर जब हम क्लोरीन की रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में नहीं कराना है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कराओगे तो जितने H हैं सब हट जाएंगे। हम यहाँ पर करा रहे हैं, क्लोरीन की क्रिया करा रहे हैं अंधेरे में। तो हम क्या लिखेंगे? सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में या अंधेरे में जब डाईएथिल ईथर की क्रिया क्लोरीन से कराते हैं तो अल्फा हाइड्रोजन एक हटता है और वहाँ एक क्लोरीन आता है, तो आपको मिलेगा CH3 CH Cl O CH2 एंड CH3। इसको हम क्या बोलेंगे? अल्फा क्लोरो डाईएथिल ईथर, डाईएथिल ईथर। अब कुछ लोग कहेंगे यही अल्फा है क्या? ये अल्फा नहीं है, ये भी अल्फा हो सकता है। तो कोई भेदभाव नहीं करेंगे, हम दोबारा से क्लोरीन की रिएक्शन कराएंगे अंधेरे में, डार्क कंडीशन में, फिर से रिएक्शन होगी और दोनों तरफ के अल्फा हाइड्रोजन हट जाएंगे और एक एक क्लोरीन यहाँ आ जाएगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे? अल्फा अल्फा डैश, एक अल्फा मान लो, एक अल्फा डैश, अल्फा अल्फा डैश डाई क्लोरो डाईएथिल ईथर, ये उत्पाद बनेगा अल्फा अल्फा डैश डाई क्लोरो डाईएथिल ईथर।
अगर हम क्लोरीन की रिएक्शन कराएं अंधेरे में तो इस तरह से रिएक्शन होती है, और यदि हम यही रिएक्शन अंधेरे की जगह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करा दें तो सीधा सीधा 5 मोल्स ऑफ Cl2 इस्तेमाल होगा और सारे ClH हट जाएंगे और उनकी जगह पे क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा। इस प्रक्रिया में HCl निकलता है, तो यहाँ प्लस HCl कर दीजिएगा, यहाँ प्लस HCl कर दीजिएगा। तो इस तरह से हमने डार्क कंडीशन वाली रिएक्शन बता दी है, और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पूछा जाए तो आप वो रिएक्शन भी यहाँ पर लिख सकते हो। ये भी पूछी गई रिएक्शन है, आप देखें 2008 में 2010 में पूछी गई रिएक्शन है। तो इस तरह से हमने ये 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। उम्मीद है आपको ये 3 क्वेश्चन अच्छे तरह से समझ में आ गए होंगे। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बिल्कुल समय आपका नहीं ले रहा हूँ, मैं पूरी चीज़ें आपको मुद्दे की बता रहा हूँ। सभी बच्चे बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखें और लिखें, प्लीज़ लिखें। लिखने से ही चीज़ें आती है। आपको केमिस्ट्री सुनने से नहीं आएगी, अच्छी लगेगी, अरे बहुत अच्छा चल रहा है, शानदार, और मुझे आ गया है, गलत कर दोगे आप। इसलिए बेहतर है कि थोड़ा लिखें, प्लीज़ लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथिल अल्कोहल को शुष्क करने के लिए निर्जल CaCl2 का उपयोग नहीं किया जाता, क्यों? तो देखो एथिल अल्कोहल है, C2H5OH है, ठीक है। मान लो इसमें थोड़ा सा जल है, ठीक है। मान लो हमारे पास एथिल अल्कोहल है, उसमें 2% जल है, 98% अल्कोहल है, 2% उसमें जल है। हम चाहते हैं कि जल अलग हो जाए, तो जल को अलग करने के लिए हम जल को कोई ऐसा पदार्थ डाल देंगे जो जल को अवशोषित कर ले, बाकी अल्कोहल से वो कोई टच ना करे। तो जो CaCl2 होता है, जिसका नाम लिखा है कैल्शियम क्लोराइड, निर्जल कैल्शियम क्लोराइड लिखा है ना, एनहाइड्रस जो CaCl2 होता है, CaCl2 जो होता है शुष्क, ठीक है, जिसको बोलते हैं एनहाइड्रस। जो एनहाइड्रस CaCl2 होता है, कहें तो निर्जल CaCl2 होता है, ये बेसिकली जल को अवशोषित करने वाला पदार्थ है। कई जगहों पर आप देखोगे कि निर्जल CaCl2 का उपयोग हम करते हैं जल को अवशोषित करने के लिए, मगर अल्कोहल में नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि अल्कोहल से ये जल तो अवशोषित करता है, सो ठीक ही है। यहाँ पर ये अल्कोहल के साथ रिएक्शन कर लेता है, और रिएक्शन करके हम लोगों को मिलेगा एक योगात्मक यौगिक, ठीक है। इसके 4 अणु इसके साथ अल्कोहल के साथ जुड़कर एक क्या बना लेंगे, योगात्मक यौगिक बना लेंगे, जो ठोस अवस्था में पृथक हो जाता है, सॉलिडिफाई हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप लिखोगे कि एथिल अल्कोहल को शुष्क करने के लिए निर्जल CaCl2 का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि निर्जल CaCl2 जल को अवशोषित करने के साथ साथ अल्कोहल के साथ क्रिया करके एक क्रिस्टलीय योगात्मक यौगिक का निर्माण करता है। समीकरण लिख दोगे, इसलिए उपयोग नहीं किया जाता है। कर लोगे? हमें जल को अवशोषित करना था, तो हमें ऐसा निर्जली कारक लेना चाहिए जो केवल जल को अवशोषित करे, अल्कोहल से कोई छेड़छाड़ न करे, तो वो निर्जली कारक हमारे काम का होता। फिलहाल CaCl2 का उपयोग नहीं करते हैं। डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ डिटेल पार्ट नहीं सीख रहे हैं। जितना पूछा गया है उतना ही आंसर हम आपको दे रहे हैं। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सौंदर्य प्रसाधनों में कौन सा अल्कोहल प्रयोग किया जाता है और क्यों किया जाता है? तो आप सबसे पहले उदाहरण देखो, एक साबुन का आपने ऐड देखा होगा, पियर्स साबुन का, उसमें कहते हैं ग्लिसरीन इसमें मौजूद रहता है, तो ग्लिसरीन ही वो अल्कोहल है। ग्लिसरीन का सूत्र क्या होता है? CH2OH CHOH एंड CH2OH, इसको बोलते हैं ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल। ये होता है आर्द्रताग्राही, ये होता है आर्द्रताग्राही, मतलब ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो आपसे पूछा गया है सौंदर्य प्रसाधनों में कौन सा अल्कोहल प्रयोग करते हैं, तो आंसर है ग्लिसरीन। क्यों प्रयोग करते हैं? क्योंकि यह होता है आर्द्रताग्राही। हमारा आंसर हो गया। कर लोगे? एक यहीं पे बता दूं, ग्लिसरीन का IUPAC नाम अगर आपसे पूछा जाए तो क्या नाम हो जाएगा? 3 कार्बन है तो उसको बोलेंगे प्रोपेन। 1 2 3 3 ऑल है तो ट्राईऑल, प्रोपेन 1 2 3 ट्राईऑल, ये इसका IUPAC नाम हो जाएगा ग्लिसरीन का। सौंदर्य प्रसाधनों में इसका इस्तेमाल किया जाता है आर्द्रताग्राही गुण होने की वजह से। तो ये क्वेश्चन हमारे यहाँ पर सौंदर्य प्रसाधन वाला हो गया। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है आपसे ये।
वैसे भी आपको ये याद रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिनॉल की जांच हेतु परीक्षण लिखिए। ये 2013-2018 में क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है और आप सभी लोगों को ये प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में सीखना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार कई जगहों से आपसे पूछा जा सकता है, तो याद रखिए। फिनॉल हमने आपको एक टेस्ट ट्यूब में दे दिया और हमने आपसे बोला कि टेस्ट करके दिखाओ कि ये फिनॉल है। तो फिनॉल का टेस्ट करने के लिए हम जो परीक्षण यूज़ करते हैं, पहले तो उसका नाम याद रखिए, इसको बोलते हैं लीबरमान परीक्षण। लीबरमान परीक्षण, लीबरमान परीक्षण हम इस्तेमाल करते हैं फिनॉल के टेस्ट में, ठीक है। अब इस परीक्षण में हम करते क्या है कि देखो, पहले मैं टेस्ट लिख रहा हूँ, क्या लिखते हैं कि हम फिनॉल जो है उसकी रिएक्शन कराते हैं किससे, NaNO2 से प्लस सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से, या केवल आप ऐसे लिख लीजिए NaNO2 और H2SO4 से हम इसकी रिएक्शन कराते हैं। तो हम देखते हैं कि हमें हरा अथवा नीला रंग का विलयन प्राप्त होता है, नीले रंग का विलयन प्राप्त होता है। और यह जो विलयन है, अगर इसको तनु कर दिया जाए तो ये हो जाता है लाल रंग का, और यदि इसमें क्षार मिला दिया जाए तो ये फिर से हो जाता है नीला अथवा हरा। ये भाषा आपको लिख देनी है, क्या लिखनी है कि फिनॉल का परीक्षण फिनॉल की जांच लीबरमान परीक्षण के द्वारा करते हैं। इस परीक्षण में हम फिनॉल की रिएक्शन NaNO2 और H2SO4 से कराते हैं, जिससे नीला अथवा हरे रंग का विलयन हमको प्राप्त होता है। यदि इस विलयन को तनु कर दिया जाए तो इसका रंग परिवर्तित होकर के लाल हो जाता है, और यदि इसमें क्षार मिला दिया जाए, NaOH मिला दिया जाए, तो इसका रंग फिर से क्या हो जाता है, नीला अथवा हरा हो जाता है। आपसे पहला स्टेटमेंट पूछता है ये नीला अथवा हरा रंग किस चीज़ का प्राप्त होता है, तो आप इसका समीकरण भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो 2 मोल्स ऑफ NaNO2 प्लस H2SO4, इसकी रिएक्शन कराएंगे तो हमको मिलेगा Na2SO4 प्लस 2 मोल्स ऑफ HNO2। इसको बोलते हैं नाइट्रस अम्ल। क्या मिल गया, नाइट्रस अम्ल। अब ये जो नाइट्रस अम्ल हमें मिला हुआ है, ये रिएक्शन करता है फिनॉल से। ये रिएक्शन करता है किससे, फिनॉल से। ये हमारे पास फिनॉल है, इस फिनॉल का ये जो H है, ये नाइट्रस अम्ल से रिएक्शन करेगा, HONO लिखा हुआ है, HNO2 ही लिखा हुआ है, इस तरह से ये H2O निकल जाएगा एंड फाइनली हमको मिलेगा नाइट्रोसोफिनॉल। ये जो पदार्थ हमको मिला है इसका नाम है नाइट्रोसोफिनॉल, नाइट्रोसोफिनॉल, ठीक है। आप केवल इतना लिख दीजिएगा, और इसी का रंग होता है हरा अथवा नीला, ठीक है। अब बात आती है कि तनु करने पर लाल कैसे होता है और फिर NaOH मिलाने पर नीला कैसे होता है। इतनी डिटेल्ड केमिस्ट्री एक नंबर में लिखने का कोई मतलब नहीं है, केवल आप इसकी भाषा पूरी लिखिए और समीकरण के नाम पर केवल आप इतना लिख दीजिए, आपका मार्क्स टनाटन कंप्लीट है। एक नंबर कहीं नहीं जा रहा है। आपसे पूछा था फिनॉल का परीक्षण कैसे करते हैं, तो आंसर है लीबरमान टेस्ट यूज़ करते हैं। लीबरमान टेस्ट में करना क्या है, तो आप बोलोगे फिनॉल की रिएक्शन NaNO2 और H2SO4 से कराइए, तो हमको सबसे पहले नीला अथवा हरे रंग का विलयन मिलेगा, और उस नीले अथवा हरे रंग के विलयन को अगर हम तनु करेंगे तो वो लाल हो जाएगा, और फिर से अगर NaOH मिलाएंगे तो वो नीले अथवा हरे रंग के विलयन में फिर से परिवर्तित हो जाता है, और इस टेस्ट को बोलते हैं लीबरमान टेस्ट, और इसका उपयोग फिनॉल के परीक्षण में किया जाता है। कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फिनॉल बनाने की 2 विधियां। देखो ये बहुत अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, ये आजकल क्वेश्चन बड़ा ट्रेंडिंग में है। अभी पिछले 2-3 सालों से पहले बनाने की विधियां नहीं आती थी, अभी 2-3 साल से बड़ा ट्रेंडिंग में है। क्लोरोबेंजीन बनाने की 2 विधि लिखो, फिनॉल बनाने की 2 विधि लिखो, नाइट्रोबेंजीन बनाने की 2 विधि लिखो। मतलब बनाने की विधि पूछने जाने लगी हैं पिछले 2-3 सालों से। तो बेहतर होगा कि आपको देखो बनाने की विधियां आप लोगों को 2500 पता है, मगर फिलहाल आपको कम से कम 2 विधि यहाँ पर याद होनी चाहिए। मैं 2 विधि से फिनॉल बना रहा हूँ। पहली होती है बेंजीन डाईएजोनियम लवण से, डाईएजोनियम लवण से। देखो बेंजीन डाईएजोनियम लवण से हम फिनॉल कैसे बनाते हैं, याद रखिएगा। ये बेंजीन है, इस पर हमने लगाया N2Cl, इसको हम बोलते हैं बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। इसका नाम है बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, डाईएजोनियम
एजोनियम क्लोराइड। इस बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का आप भाप आसवन कर दीजिए, ठीक है, क्या कर दीजिए, स्टीम डिस्टिलेशन, जिसको हम बोलते हैं भाप आसवन। कभी कभी नीचे H2O हीट लिखा रहता है इस तरह से, तो भाप आसवन कर दीजिए तो हम लोगों को मिलेगा फिनॉल प्लस नाइट्रोजन गैस प्लस HCl। तो हम क्या कहते हैं, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का भाप आसवन करने पर हमें फिनॉल प्राप्त होता है। ये समीकरण लिख गया। कभी कभी लोग क्या कहते हैं, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड कैसे बनाते हैं वो समीकरण भी इसमें लिख देते हैं। देखो ये है हमारे पास एनिलीन, इसको बोलते हैं एनिलीन। इस एनिलीन को अगर हम रिएक्ट कराएं किससे, NaNO2 प्लस HCl से 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर, तो एनिलीन परिवर्तित किस में होगा, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड में। हम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बना करके नहीं रखते हैं, ऐसा नहीं है कि हमने एक बोतल में बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बना करके रख लिया, क्योंकि ये अनस्टेबल होता है, अस्थायी होता है। इसलिए जब भी हम रिएक्शन की शुरुआत करते हैं वो यहीं से करते हैं, मगर लिखते ये है कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड लवण से हम फिनॉल कैसे बनाते हैं। तो एनिलीन की रिएक्शन NaNO2 और HCl से कराइए ठंडी परिस्थिति में 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर, तो हमको मिलेगा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, और उसका हम कर देंगे भाप आसवन, तो हम लोगों को मिल जाएगा फिनॉल। ये फिनॉल बनाने की पहली विधि है। विधियाँ बहुत सारी है, मैं आपको एक विधि और लिख रहा हूँ। आप देखो, इसका नाम आपने सुन रखा होगा OH एंड COOH। इसको क्या बोलते हैं, सैलिसिलिक अम्ल। इसका नाम है ऑर्थो सैलिसिलिक अम्ल। देखो हमने फिर बताया बहुत सारी विधियां हैं, मैं सिंपल सी विधि लिख रहा हूँ जो आप जल्दी से याद कर सकते हो। ये तो एक विधि इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है कई बार। दूसरी ये विधि सिंपल है, देखो ये सैलिसिलिक अम्ल, अगर हम इस सैलिसिलिक अम्ल को सोडा लाइम के साथ गर्म कर दें, सोडा लाइम जानते हो आप, NaOH/CO के साथ गर्म कर दें, तो आपको पता है सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर बी कार्बोक्सिलीकरण की प्रक्रिया होती है, CO2 तो निकल जाने वाला है, और हमको यहाँ पर मिलेगा फिनॉल का सोडियम लवण। देखो यहाँ पे फिनॉल अम्लीय होती है ना, क्षार से रिएक्शन करके सॉल्ट बनाएगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बोलते हैं, सोडियम फिनॉक्साइड। अब इस सोडियम फिनॉक्साइड को अगर हम अम्ल की उपस्थिति में ट्रीट कर दें, बस केवल अम्लीय माध्यम कर दें, तो ये किसमें परिवर्तित हो जाएगी, फिनॉल में। तो इस तरह से ये फिनॉल बनाने की दूसरी विधि है कि ऑर्थो सैलिसिलिक अम्ल को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर हमें सोडियम फिनॉक्साइड आयन मिलता है, जिसको अम्लीय माध्यम करने पर फिनॉल की हमें प्राप्ति हो जाती है। ये फिनॉल बनाने की दो विधियां हैं। पहली विधि है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से, और दूसरी विधि है, लिख लीजिएगा हेडिंग, सैलिसिलिक अम्ल से फिनॉल का निर्माण। और इस तरह से भाषा लिखें और समीकरण लिखें, इस तरह से आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है। और बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, अच्छे से लिख के याद कर लीजिएगा और मेमोराइज करिए, बार बार रिवीजन करिएगा तो आपको चीज़ आने लगेगी। देखिए, लिखिए और बार बार सीखिए, बार बार लिखिए, तभी ये चीज़ें आपको याद होने वाली है, वरना पेपर टाइम पर सब हौच पौच हो जाता है, सब मिक्सअप हो जाता है। मिक्सअप ना हो इसके लिए ज़रूरी है कि आप पहले क्रमबद्ध पढ़ें, क्रमबद्ध पढ़ने के बाद फिर रिवीजन करें। क्रमबद्ध ऑनलाइन में टाइम लग रहा है, मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं इंडिविजुअल्स आपके जो चैप्टर्स हैं वो अलग अलग डालता जा रहा हूं। क्रमबद्ध भी है, इम्पोर्टेंट भी है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट भी है, कौन सा क्वेश्चन आना है, इवन यहाँ तक के क्वेश्चंस को मैं इम्पोर्टेंट बताते हुए आपको दे रहा हूँ। बस आप पढ़िए, आपके हर लेवल की तैयारी मैं करके आपको दे रहा हूँ, बस केवल आप रिदम मत तोड़िए। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, फिनॉल की अम्लीयता का क्रम लगाना है। 3 आपको दिए हुए हैं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। देखो ये 3 कंपाउंड दिए हुए हैं। पहले वाले कंपाउंड का मैं स्ट्रक्चर लिख दे रहा हूँ, फिनॉल, इस पे NO2 ग्रुप लगा हुआ है। दूसरा कंपाउंड है फिनॉल, जिस पर OCH3 ग्रुप लगा हुआ है, मेथॉक्सी ग्रुप लगा हुआ है। और तीसरा कंपाउंड C6H5OH है, जिसको हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, फिनॉल। इसको बोलते हैं फिनॉल, ठीक है। आपसे बोला गया इन तीनों में अम्लीयता का घटता क्रम लगाओ, घटती हुई अम्लीयता का क्रम लगाओ। तो देखो यहाँ पे आपको ये पता है फिनॉल कैसा होता है, अम्लीय, ठीक है। अब यहाँ पर याद रखिए कि अगर फिनॉल से कोई ऐसा ग्रुप लगता है जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करता हो, अपनी ओर खींचता हो, वो ग्रुप कौन सा है, NO2।
तो अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो तो अम्लीयता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अम्लीयता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और देखो ये OCH3 में लोन पेयर है तो ये इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ जाएगा, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हो तो अम्लीयता को क्या कर देता है, घटा देता है। तो आप बताओ सबसे ज़्यादा अम्लीय कौन, तो आप बोलोगे पहला वाला, ये पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। अगर इसका क्रम लगाए तो सबसे ज़्यादा अम्लीय कौन, तो आप बोलोगे पहला, उसके बाद कौन, तो बोलोगे तीसरा, और उसके बाद कौन, तो वो बोलोगे दूसरा। तो ये है अम्लीयता का घटता हुआ क्रम। ये क्वेश्चन पूछा गया था, उसका आंसर है। तो आप आंसर में केवल क्रम लिखना था, आप क्रम लिख दोगे। कारण अगर आपसे कोई पूछ लेता है तो आप बताइएगा कि अगर फिनॉल से कोई ऐसा ग्रुप लगाया जाए जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच ले, मतलब कहने का ये -m प्रभाव प्रदर्शित करने वाला ग्रुप अगर लगा होगा तो वो अम्लीयता को बढ़ा देगा, और +m प्रभाव प्रदर्शित करने वाला कोई ग्रुप लगा होगा तो वो अम्लीयता को घटा देता है। तो क्रम हमारा ये हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बोर्ड का पूछा गया क्वेश्चन है, यही चीज़ आपसे रिपीट करके फिर पूछ सकता है। ठीक है, आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है डाईएथिल ईथर की PCl5 तथा HI के साथ अभिक्रिया लिखो। देखो सिंपल रिएक्शन है, डाईएथिल ईथर फॉर्मूला आपको पता है CH3 CH2 O CH2 एंड CH3, इसको बोलते हैं डाईएथिल ईथर। ठीक है, 2 बार एथिल ग्रुप लगाया और 1 बार O लगा दिया बीच में, तो उसको क्या बोलते हैं, डाईएथिल ईथर। इसकी रिएक्शन हम करते हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से, PCl5 से। तो ये O ग्रुप है वो इससे निकल जाएगा, तो क्या निकल जाएगा, POCl3, और हमको 2 कंपाउंड मिल जाएंगे CH3 CH2 Cl, यहाँ लग जाएगा एक Cl यहाँ लग जाएगा, मतलब 2 कंपाउंड किसके मिलेंगे, 2 यौगिक मिलेंगे, 2 अणु मिल जाएंगे किसके, क्लोरोएथेन के। इसका नाम है क्लोरोएथेन। याद करने का तरीका बस है, आप ऐसा नहीं है कि आप ऐसा लिखें, आप से केवल लिखिए कि डाईएथिल ईथर की रिएक्शन अगर हम PCl5 से कराते हैं तो हमें क्लोरोएथेन के 2 मॉलिक्यूल मिलते हैं, 2 मोल मिलते हैं, और साथ में मिलता है फास्फोरिल क्लोराइड। इसका नाम है फास्फोरिल क्लोराइड, फास्फोरिल क्लोराइड। दूसरा है इसकी रिएक्शन HI से कराना है। देखो PCl5 के बाद HI से कराना है, तो देखो डाईएथिल ईथर की रिएक्शन अगर हम HI से कराएं तो 2 कंडीशन में होती है। अगर HI कम मात्रा में है, अगर HI कम मात्रा में है तो इधर आएगा H, इधर आएगा I, एंड फाइनली आपको मिलेगा CH3 CH2 OH प्लस CH3 CH2 I। मतलब एक अणु मिलेगा एल्कोहल का और एक अणु मिलेगा आयोडोएथेन का, अगर HI कम मात्रा में है। ब्रैकेट में दीजिएगा HI जब कम मात्रा में है, और अगर HI अधिक मात्रा में है तो यही रिएक्शन 2 बार होगी, CH3 CH2 O CH2 CH3, ये डाईएथिल ईथर है। यहाँ पर रिएक्शन होगी HI और यहाँ पर रिएक्शन होगी HI, तो आपको मिलेगा 2 अणु मिलेंगे किसके, आयोडोएथेन के। कितने अणु मिलेंगे, 2 अणु, और साथ में मिलेगा 1 अणु जल का। इस तरह से ये रिएक्शन होती है। तो आप दोनों कंडीशन लिखिएगा। पहली कंडीशन क्या लिखेंगे, जब HI कम मात्रा में होता है तो डाईएथिल ईथर की रिएक्शन हाइड्रोजन आयोडाइड से कराने पर 1 अणु एल्कोहल और 1 अणु हमें आयोडोएथेन का मिलता है, 1 अणु एथिल एल्कोहल का और 1 अणु आयोडोएथेन का मिलता है। केस नंबर 2 में लिखोगे, जब HI ज़्यादा मात्रा में लिया जाता है तो डाईएथिल ईथर पर HI के 2 अणु रिएक्ट करते हैं और हमें 2 अणु या 2 मोल एथिल या आयोडोएथेन मिलता है। इस तरह से ये समीकरण लिख दीजिएगा। तो ये हमारा टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईथर को रंगीन बोतलों में पूर्ण रूप से भरकर क्यों रखा जाता है। तो देखो इसको आप याद कर लीजिएगा कि देखो हमारे पास जो ईथर है ये है ना, CH3 CH2 O CH2 एंड CH3। अगर हम इसको वायु में खुला छोड़ दें, सूर्य के प्रकाश में ये क्रिया कर लेगा, और क्रिया किस तरह से होगी, इस तरह का कंपाउंड बनेगा CH3 CH OOH O CH2 एंड CH3। ध्यान से समझना, ये जो H था अल्फा वाला H था, यहाँ वाला नहीं हटा सकते हो तो यहाँ पर हटा दो। ये H हट के उसके बीच में क्या इंसर्ट हो गया, O इंसर्ट हो, 2 O इंसर्ट हो गए। तो देखो इसको क्या बोलेंगे, इसका नाम क्या है, एथॉक्सी। इसका नाम क्या है, एथिल। और देखो आप ऐसे समझो, ये चीज़ क्या लिखी हुई है, तो आप बोलोगे 2H 2O, मतलब आपने लिखा हुआ है H2O2। इसका नाम क्या होता है, HOOH लिखो या फिर क्या लिखो H2O2। इसका नाम तो पता है, इसका नाम क्या होता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड। ठीक है, अब देखो
इस हाइड्रोजन परऑक्साइड में हमने एच हटा के क्या लगा दिया, एथिल, तो नाम क्या हो जाएगा, एथिल हाइड्रोजन परऑक्साइड। और एथिल ग्रुप में हमने क्या लगा दिया, एथॉक्सी, तो उसका नाम हो जाएगा एथॉक्सी एथिल हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो अगर हम ईथर को सूर्य के प्रकाश में वायु में खुला छोड़ दें तो ऑक्सीजन से क्रिया करके ये परऑक्साइड बना लेता है। सिंपल से लोग कह देते हैं परऑक्साइड बना लेता है, बट आपको पूरा लिखना चाहिए एथॉक्सी एथिल हाइड्रोजन परऑक्साइड बना लेता है, जो जहरीला होता है, साथ ही साथ एक्सप्लोसिव होता है। इसलिए हम रंगीन बोतलों में भर के रखते हैं कि सूर्य का प्रकाश अंदर तक ना पहुंच पाए, वायु के साथ क्रिया ना कर पाए। मुंह तक भरेंगे, ऊपर तक भरेंगे तो उसमें ऑक्सीजन नहीं आएगी, और रंगीन बोतलों में रखेंगे तो प्रकाश नहीं अंदर आएगा। तो इस तरह से प्रकाश से भी बच गया, वायु से भी बच गया, और इस तरह से परऑक्साइड हमारा नहीं बनेगा और हमारा ईथर शुद्ध रहेगा। और शुद्ध ईथर का उपयोग आप निश्चेतक के रूप में बेहोश करने में कर सकते हो। तो किस तरह से ये सब चीज़ें आपने ईथर में डिटेल में डिस्कस करी होंगी। अभी फ़िलहाल हमने यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए, ये 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे। आधा घंटे में मैंने 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने की पूरी कोशिश करी है। आप इन क्वेश्चनों को सुनने के बाद लिख लीजिए, और आपको किताब से इन क्वेश्चनों के आंसर मिल रहे होंगे तो उनको देख लीजिए। आपको ये फटाफट चीज़ें समझ में आने वाली हैं। पेपर में इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा, आप कर पाओगे। बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने का बहुत मतलब नहीं होता है तब तक जब तक आप उसको अप्लाई न कर पाओ। इसलिए एप्लीकेशन पार्ट देखिए, क्वेश्चंस करिए। अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक खूब शेयर कीजिए, लाइक कमेंट प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसके बाद अब हम लोग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर बात करेंगे, और वो क्वेश्चंस होंगे बड़े बड़े क्वेश्चन जो 5-5 नंबर में आपको मिलने वाले हैं। देखते हैं एल्कोहल से कौन कौन से बड़े क्वेश्चंस हैं जो बनते हैं। उनको पढ़ने के बाद फिर हम कुछ एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेंगे और कोशिश करेंगे कि कुछ वीडियो में ही हम पूरा एल्कोहल सम अप करके आपको दे दें, जिससे आपको चीज़ें अच्छे तरीके से आने लगें। उम्मीद है आप सभी लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।